नमस्कार, मेरा नाम है नील। दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। द हिंदू अखबार से लिया गया एडिटोरियल लिखा है उत्कर्ष लेओ और फैजान मुस्तफ़ा साहब ने। दोनों नालसा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कानून की पढ़ाई से जुड़े हैं। ये संपादकीय किस बारे में है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है, क्या उसमें बातचीत के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका भारत निभा सकता है। लेकिन बात महज इतनी नहीं है। एक यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हुए जब आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपनी जानकारी को बढ़ा रहे होते हैं, तो केवल उन विषयों की या केवल उस खास टॉपिक जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध, उससे जुड़ी डिटेल्स ही नहीं, उसके समाधान के लिए क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, जो हो सकता है असल में हो या ना हो, बट जो संभावनाएं हैं जैसे कि भारत द्वारा मध्यस्थता करने की संभावनाएं, इन पर भी हमें कभी कभी विचार कर लेना चाहिए। इसीलिए हम इस संपादकीय को डिस्कस कर रहे हैं। एक बार ब्रॉड एनालिसिस जान लेते हैं। शुरुआत की गई है कि कैसे ये युद्ध रूस और यूक्रेन दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, यानी कि बिल्ड किया जा रहा है इस आर्गुमेंट को कि क्यों बातचीत की आवश्यकता है। उसके बाद पहले भी तो बातचीत होती रही है, तो पुरानी बातचीत और मध्यस्थता यानी मीडिएशन में क्या अंतर होता है, इस कंसेप्चुअल अंतर को हम समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि इतिहास में इस तरह की मध्यस्थताओं ने क्या रोल निभाया है, क्यों ऐसा स्कॉलर्स कहते रहे हैं। हम कुछ स्कॉलर्स की चर्चा करेंगे कि मध्यस्थता एक रोल निभा सकती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो रूस यूक्रेन विवाद है उसमें मध्यस्थता के लिए जमीन ना सिर्फ थ्योरी के लेवल पर तैयार है बल्कि प्रैक्टिकल लेवल पर भी तैयार है, और किस प्रकार से इसके दूसरे उदाहरण हमें विश्व में देखने को मिले हैं। और अंत में हम बात करेंगे कि क्यों भारत इस रोल के लिए मुफीद है। अगर भारत को मध्यस्थ की भूमिका निभाने को मिलती है तो भारत क्यों उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता है। तो बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत में क्या कह रहे हैं मुस्तफ़ा साहब? वो कह रहे हैं कि देखिए, रूस ने 40 दिन हो गए, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। उसके बाद ये हमला जो था, ये बुडापेस्ट मेमोरेंडम 1994 में साइन हुआ था। बुडापेस्ट मेमोरेंडम क्या था? जब तत्कालीन सोवियत संघ का पतन हुआ, कई देश आज़ाद हो गए, 14-15 देश मुल्क बन गए, तो कई मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे मौजूद थे। यूक्रेन के पास कहा जाता है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े न्यूक्लियर बम के भंडार हुआ करते थे। यूक्रेन से वादा किया गया, रूस, अमेरिका और यूके यूनाइटेड किंगडम, इन लोगों ने वादा किया, इन तीनों देशों ने, कि आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम सब सामूहिक रूप से दे रहे हैं, वायदा कर रहे हैं। इस बुडापेस्ट मेमोरेंडम में आपने न्यूक्लियर हथियार आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका वैसे भी इन पर हक नहीं बनता। सोवियत रूस के सबसे बड़े सक्सेसर स्टेट के रूप में रूस का इस पे हक बनता है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी का वायदा हम कर रहे हैं। वो सारे वायदे धरे के धरे रह गए जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। खैर, वो तो हमले की बात हो गई, 40 दिन बीत गए हैं, कोई विजेता नजर नहीं आता। देयर आर नो विनर्स इन साइट। लगातार बातचीत का दौर भी चलता रहा है। इस्तांबुल में हाल ही में बातचीत का दौर, सबसे रिसेंट दौर, समाप्त हुआ। सीज फायर जैसी बेसिक चीज भी अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं ये दोनों देश अपने बातचीत के दौर में। और रूस के जो हमले हैं वो लगातार जारी हैं। इन हमलों में अब तक हजारों सिविलियंस मारे जा चुके हैं, घायल हो चुके हैं। हजारों लाखों लोग रिफ्यूजियों की तरह यूरोप के अलग अलग देशों में भटकने को मजबूर हो चुके हैं। बट ये केवल यूक्रेन की त्रासदी नहीं है, त्रासदी कई मामलों में रूस के लिए भी है। कैसे? रूस पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए गए। G7 देशों, जो दुनिया की शीर्ष 7 अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने मिलकर और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर रूस पर तमाम तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए, तमाम तरह के उन पे रोक लगाई, प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा महंगाई का स्तर रूस में लगातार बढ़ता जा रहा है। 15% से ज़्यादा वहाँ महंगाई की दर पहुँच चुकी है। महंगाई की दर कैसे खतरनाक होती है? आप मान के चलिए कि बैंक आपको जो इंटरेस्ट देता है वो 2%, 3%, 5% देता है, यानी आपका पैसा बैंक में भी रखा है तो 5% बढ़ता है। लेकिन महंगाई का मतलब क्या हुआ कि उस पैसे की कीमत 16% तक गिर रही है। यानी आम रूसी के पास जो अपनी पूंजी है, उस पूंजी की कीमत घटती जा रही है। आम रूसी लगातार गरीब हो रहा है, इस तरह से भी समझ सकते हैं। और रोजमर्रा की चीजें तो उसके लिए महंगी होती ही जा रही हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं। जो रूस का सेंट्रल बैंक है, उसके रिजर्व्स सारे फ्रीज हो गए हैं, जो देश से बाहर रखे थे, दूसरी करेंसीज में रखे थे और वो
तमाम दूसरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लोन लेने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि सब ने उसे एक प्रकार से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके अलावा स्विफ्ट जैसा प्रोटोकॉल, स्विफ्ट यानी कि जिसको बैंकिंग प्रणाली में बैंकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उस व्यवस्था से भी, स्विफ्ट व्यवस्था उसको कहते हैं, SWIFT, उस व्यवस्था से भी रूसी बैंकों को बाहर निकाल दिया गया है। तो वहाँ की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, वहाँ पे होने वाले तमाम वित्तीय लेन देन के पारिस्थितिकी को बहुत धक्का पहुंचा है। तो इस प्रकार से रूस के लिए भी ये युद्ध किसी त्रासदी से कम तो नहीं है। लेकिन जब दोनों के लिए ही ये इतनी समस्याएं हैं, और हम कह चुके हैं कि बातचीत भी हुई, कहाँ कहाँ हुई, बेलारूस में बातचीत चलती रही और टर्की में भी बातचीत का दौर चला। अगर ये दोनों बातचीत चल ही रही थी तो सवाल उठता है कि दोनों त्रासदियों से गुजर रहे हैं, फिर ये बातचीत सफल क्यों नहीं हो रही। फैजान मुस्तफ़ा साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अक्सर ऐसी बातचीतें पोजीशंस के आधार पर होती हैं, इंटरेस्ट के आधार पर नहीं होती। इन दोनों शब्दों का मतलब समझ लें। पोजीशंस का मतलब होता है कि वही स्थिति जो किसी देश ने चुन ली है कि हम इस स्थिति से वापस नहीं हट सकते। जैसे रूस की डिमांड है कि भाई यूक्रेन को, जो दोनेत्स्क और लुहांस्क दो इलाके हैं पूर्वी यूक्रेन में, उस पर यूक्रेन को अपनी दावेदारी छोड़नी होगी, यूक्रेन को मानना होगा कि ये दोनों अब आज़ाद मुल्क हैं। तो ये पोजीशन हो गई। जबकि इंटरेस्ट क्या होते हैं? इंटरेस्ट होते हैं उन पोजीशंस या उन स्थितियों के बीच के पीछे जो चीज़ें काम कर रही होती हैं, जो मनोविज्ञान काम कर रहा होता है, उसको समझना। रूस का मनोविज्ञान जो है वो उसके इस बात से नहीं जुड़ा हुआ कि ये दोनों देश स्वतंत्र राष्ट्र बन ही जाएं, या ये दोनों इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क जो यूक्रेन के इलाके हैं वो स्वतंत्र राष्ट्र बन ही जाएं। रूस की बहुत दिलचस्पी इसमें नहीं है, ऐसा संपादकीय कहता है। तो किसमें है उसकी बात आगे करेंगे, बट पोजीशन ये है अभी कि इन दोनों इलाकों को आज़ाद करो। लेकिन इंटरेस्ट कुछ और है। हमें बातचीत के दौर में उस इंटरेस्ट पर ध्यान देना होगा, और इंटरेस्ट पर ध्यान देने के लिए, स्थितियों के पीछे के मनोविज्ञान को टटोलने के लिए, सहलाने के लिए, उसको सामने लाने के लिए मीडिएशन यानी मध्यस्थता को एक टूल के तौर पर, एक औजार के तौर पर अक्सर दुनिया में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो अलाउ करता है कि वो दोनों देश जो अभी एक दूसरे से बहुत खफा हैं, दुश्मनी में हैं, वो किसी तीसरे देश के समक्ष अपने इंटरेस्ट को बखान कर सकें। और अगर वो इंटरेस्ट पूरे हो जाते हैं तो युद्ध के पीछे के जो मोटिवेशन है वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, या कम से कम हो जाते हैं। तो मध्यस्थता होती क्या है? मध्यस्थता एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन टूल है, एक लड़ाई को समाप्त करने वाला, खत्म करने वाला औजार है, जो कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी द्वारा इस भूमिका को निभाया जाता है। अब इसको कई प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर क्या होता है किसी मध्यस्थता और किसी दूसरे प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में? दूसरे प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या हो सकते हैं कि कहीं पे कोई वाद दायर कर दिया जाए, जहां पे कोई जुडिशियल बॉडी बैठ के बताए कि आपकी बात सही है, आपकी बात गलत है। जब आपकी बात सही है और आपकी बात गलत है वाली बात आती है, तो फिर उसमें एक पक्ष जीत जाता है और एक पक्ष हार जाता है। आमतौर पर दोनों देश इससे बचना चाहते हैं, क्योंकि दोनों देश ही खुद को सही मानते हैं। मध्यस्थता किसी के जीतने और किसी के हारने पर निर्भर नहीं होती है, वो दोनों के इंटरेस्ट को समायोजित करने के आधार पर टिकी होती है। इसलिए मध्यस्थता को यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में भी आर्टिकल 33 में जिक्र किया गया है कि किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट में, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद में मध्यस्थता का माध्यम अपनाकर उस विवाद को सुलझाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। उसके बाद क्या इतिहास में पहली बार ये जिक्र हो रहा है? नहीं। इतिहास में बहुत बार, कभी रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं ने तो कभी तीसरे न्यूट्रल देश ने इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण या सबसे इंटरेस्टिंग उदाहरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर का माना जाता है, जिन्होंने इजराइल और इजिप्ट के बीच कैंप डेविड अकॉर्ड्स साइन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद आज उस अकॉर्ड के 44 साल बीतने के बाद भी इजिप्ट और इजराइल के बीच संबंध दूसरे अरब देशों और इजराइल के बीच संबंधों से बहुत बेहतर है। तो और वो क्या था? वहां पे अमेरिका एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था, किसके बीच? इजराइल और इजिप्ट के बीच। न्यूरोसाइंस का भी मानना है, न्यूरोसाइंस यानी कि जो हमारे मस्तिष्क की स्टडी की गई है, उसमें भी मानना है कि जो हमारे सोचने समझने की क्षमता है
वो हमारे इमोशंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। यानी व्यक्ति जब किसी हाइटेंड स्टेट ऑफ इमोशन में होता है, किसी भी इमोशन को बहुत अधिक फील कर रहा होता है, तो वो सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है। आमतौर पर यही विज्ञान का कहना है। ये बात देशों के लिए भी ठीक होती है। जब दोनों देश किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जिसमें विवाद हिंसक संघर्ष में बदल चुका है, तो वहाँ वो देश रिएक्ट करने लगते हैं। रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। प्रतिक्रिया में समस्या ये होती है कि प्रतिक्रिया देने वाले को लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो क्रिया का गुलाम होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा किसी क्रिया के जवाब में दी जाती है। और ये गुलामी एक सर्किल को बना देती है। क्रिया, प्रतिक्रिया, उस प्रतिक्रिया पर एक और प्रतिक्रिया, और एक विशियस सर्किल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। कहा भी जाता है, एक कहावत भी है कि जब आप गुस्से में हैं तो आप ज़रूर बोलिए, और आप अपनी सबसे अच्छी स्पीच देंगे जिस पे आपको बहुत दुख होगा। यानी कि मजाक में ये बात कही गई है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो आपको शांत रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है। तो यही बात देशों के लिए भी लागू होती है कि जो देश खुद कॉन्फ्लिक्ट में है, वो उम्मीद कम ही है कि वो आपस में बातचीत करके समस्या को सुलझा लें, और ऐसे में ये बात के आसार बढ़ जाते हैं कि मध्यस्थता इन बातों को सुलझाने का एक माध्यम बन जाए। आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसमें एक नैतिक दुविधा भी है। नैतिक दुविधाएं क्या हैं? हमने कहा था कि हम ये तो जानेंगे ही कि मध्यस्थता क्या है, बट हम ये भी जानेंगे कि इसके साथ कुछ नैतिक दुविधाएं भी जुड़ी हैं क्या। तो मध्यस्थता के साथ नैतिक दुविधा ये जुड़ी है कि क्या ये रूस यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए सही रास्ता है, क्योंकि इतने पीस टॉक्स और इतनी बातचीत के बावजूद लगातार रूस के विमान यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। ये भी कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति ने या रूस ने एक बतौर राष्ट्र युद्ध अपराध किए हैं, तमाम नागरिकों की हत्याएं की हैं। ये भी माना जा रहा है कि क्या इस समय ये बात करना कि कोई देश मध्यस्थ बन जाए और इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करा दे, तो जो पुराने किए गए अपराध हैं उसके न्याय का क्या होगा, उसके जस्टिस का क्या होगा? क्या ये जस्टिस को पीछे ढकेलना नहीं है? यहाँ जवाब यही देते हैं फैजान मुस्तफ़ा और उनके साथी कि मीडिएशन जो है, मध्यस्थता जो है, वो केवल एक काम करती है, आपको प्रतिक्रियावादी होने से रोकती है। यानी किसी घटना को ध्यान में रख के निर्णय लेना एक अलग बात है, केवल उस घटना को ध्यान में रख कर निर्णय लेना प्रतिक्रियावादी है। वो ये दोनों लोग कहते हैं, जो संपादक हैं वो कह रहे हैं कि मीडिएशन आपको रिएक्टिव होने से रोकती है और प्रायोरिटी पे फोकस करना सिखाती है। प्रायोरिटी पे वो दोनों देश खुद फोकस नहीं कर सकते जो इस समय युद्ध के इमोशन में है, तीसरा कोई देश या तीसरी कोई संस्था कर सकती है। और प्रायोरिटी क्या है कि जो यूक्रेन के लोग हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कम से कम पहले एक सीज फायर जैसा मैंडेट वहां पे स्थापित करा देना ताकि वहां पे लोग सुरक्षित हो जाएं। और इसके अलावा यह भी समझना कि जो दोनों लोग हैं, यहां तक कि जो पुतिन साहब भी हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं जिनके चलते वो युद्ध कर रहे हैं। तो जो एथिक्स में टर्म होती है एम्पैथी, यानी कि दूसरे के परिप्रेक्ष्य से भी इस समस्या को समझने की कोशिश करना, मध्यस्थता इस रास्ते को खोल देती है। फिर संपादकीय आगे बढ़ता है, कहता है कि कई स्कॉलर्स हैं, जैसे जार्टमैन नाम के एक स्कॉलर का नाम लिया गया है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय विवादों में बहुत महत्वपूर्ण यह होता है जब उनके सुलझाने की बात आती है कि उस विवाद में जो दो देश हैं उनके बीच कितनी समानता है शक्ति के स्तर पर। दुनिया जानती है कि रूस जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल मिलिट्री वाला देश है, जबकि यूक्रेन जो मात्र 4.5 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला देश है वो रूस के मुकाबले बहुत पीछे है शक्ति के मामले में। और उसकी तो शांति की सारी उम्मीदें उसी बुडापेस्ट मेमोरेंडम पे टिकी थी जिसका रूस ने बहुत आसानी से जिसको बेमानी साबित कर दिया, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। ये बात दूसरी है कि अमेरिका और तमाम दूसरे देशों ने जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस बात को उजागर किया है कि रूस का मंतव्य हमेशा से हमला करने का ही था, उससे दुनिया भर की सहभागिता जो है कम से कम एक इमोशनल लेवल पर, प्रैक्टिकल लेवल पर तो नहीं, कम से कम एक थ्योरेटिकल लेवल पर यूक्रेन के पक्ष में रही है और इसने भी एक भूमिका निभाई है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर असल में हथियार नहीं पहुंचे, असल में पैसा नहीं पहुंचा,
तो ये सहभागिता किस काम की, ये सपोर्ट किस काम का। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर जहां एक एक शब्द की वैल्यू होती है, ड्राफ्ट इस बात पर खारिज हो जाते हैं या स्वीकार हो जाते हैं कि उसमें एक शब्द हटा दिया गया या एक शब्द जोड़ दिया गया, वहां पर ऐसे सिंबॉलिक कामों की भी बहुत भूमिका होती है। और सिंबॉलिक रूप से पूरी दुनिया के अधिकतर देशों ने यूक्रेन का साथ दिया है। और केवल सिंबॉलिक रूप से ही नहीं, संपादकीय कहता है कि जर्मनी, जो कि बहुत समय तक इस विवाद से खुद को दूर रख रहा था, अंततः उसने पोजीशन ली कि रूस का कहना गलत है। उसने रूस से आ रही नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, जिस पर कि एक प्रकार से यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा निर्भर थी, उस पाइपलाइन को बंद कर दिया या उसको शुरू करने से मना कर दिया, जिससे रूस को आर्थिक धक्का भी पहुंचा। इसके अलावा फिनलैंड और नॉर्वे, जो काफी लंबे समय से, दशकों से, शीत युद्ध के समय में भी न्यूट्रल देश रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो नेटो जैसी संस्था की मेंबरशिप लेना चाहेंगे। इस प्रकार से कई देशों ने ऐसे परिवर्तन किए जिससे दुनिया में संदेश गया कि वो रूस के खिलाफ खड़े हैं और यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो फिर हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में ये स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिम के लिए भी मध्यस्थता एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी केवल यूक्रेन और रूस के लिए ही नहीं, उनका जिक्र तो हमने कर लिया कि इन दोनों देशों के लिए मध्यस्थता क्यों जरूरी है, लेकिन पश्चिम के लिए भी मीडिएशन बहुत जरूरी है, ताकि वो एक ऐसे यूरोप का निर्माण कर सकें जो पूरे यूरोप के सभी देश, अभी तो यूरोप भी कभी कभी धड़ों में बंटता दिखता है। जर्मनी आज यूक्रेन और अमेरिका की तरफ चला गया है, लेकिन एक लंबे समय तक उसका झुकाव इस ओर था कि इस विवाद से हमें कोई खास लेना देना नहीं है। इसी प्रकार बेलारूस जो है, उसका झुकाव साफ तौर पर रूस की ओर है। तो अगर कॉमन एक सिक्योरिटी पूरे यूरोप को चाहिए, तो वो रूस को अलग धड़े में रख के नहीं हो सकती, आपको रूस को अपने साथ लेना होगा और एक ऐसे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी होगी जिस प्रकार का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर 1990 के दशक में, जब पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी अंततः एक हुए, उनके बीच जो बर्लिन की दीवार थी, बर्लिन की दीवार का इतिहास का जिक्र करना, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में समाप्त होता है, तो आधे जर्मनी में अमेरिका समर्थित सरकार और आधे जर्मनी में सोवियत संघ समर्थित सरकार बनती है। तो आधा जर्मनी कम्युनिस्ट हो जाता है और आधा जर्मनी मोटी मोटी भाषा में पूंजीवादी हो जाता है। इन दोनों जर्मनियों को बांटती हुई एक सिंबॉलिक दीवार थी, जो बर्लिन शहर को भी दो हिस्सों में बांटती थी, जिसको बर्लिन की दीवार कहा जाता था। अंततः जर्मनी के ये दोनों भाग 1989 में एक हो गए। बर्लिन की दीवार ढहा दी गई वहां के लोगों द्वारा। जब ये ढहा दी गई, तो फिर यूरोप ने एक बहुत समझदारी भरा काम किया कि पश्चिमी जर्मनी ने पूर्व जर्मनी को ये आभास नहीं होने दिया कि आप इतने साल हमसे अलग रहे हैं। उन्होंने तमाम मेजर उठाए ताकि पूर्वी जर्मनी और पश्चिम जर्मनी अच्छे से एकीकृत हो सकें, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी एकीकृत हो सकें। तो वही काम जो यूरोप ने तब किया था, उसको अब करने की जरूरत है, क्योंकि सोवियत संघ के पतन के बाद भी ये मौका था 1991 में कि यूरोप, सोवियत संघ के पतन के बाद जो देश आए हैं, जिनमें रूस भी शामिल है और तमाम दूसरे देश शामिल हैं, उनके साथ इस प्रकार के संबंध बनाए जिसमें शीत युद्ध के समय की कटुता के अंश ना हो। लेकिन यूरोप ये कर नहीं पाया, कहीं ना कहीं वो दंश रह ही गया। आज के युद्ध में भी उन शीत युद्ध के दंशों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि रूस को हमेशा लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें यूरोप की भी गलती है कि यूरोप भरोसा नहीं जगा पाया आज तक सभी देशों में, जो 1991 के बाद उसको जगाना चाहिए था। तो मध्यस्थता ही वो मौका होगी जब यूरोप रूस को भी और दूसरे देशों को भी जो सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए थे, उनको इस भरोसे में ले सके कि हम सब साझा यूरोप के बाशिंदे हैं और हमारी सिक्योरिटी जो है, सुरक्षा जो है, वो साझा है। तो हमने कई सवालों के जवाब दिए कि मध्यस्थता की जरूरत क्या, क्यों है, कैसे है, रूस को क्यों है, यूक्रेन को क्यों है, यूरोप को क्यों है, तमाम जवाब दे दिए। अब भारत इसमें क्यों रोल निभाए? ये संपादकीय ये क्यों कह रहा है कि भारत ये रोल निभा सकता है? इसलिए कह रहा है कि हमेशा मध्यस्थ के लिए एक ऐसे देश की आवश्यकता होती है जिस पे दोनों विवाद वाले देश निर्भर कर सकें, भरोसा कर सकें कि ये देश निष्पक्ष है। बात केवल इतनी सी नहीं है, क्योंकि इस बात पर तो भारत खरा उतरता है। बात यह भी है कि दुनिया के दूसरे बड़े बड़े मुल्कों को भी ये भरोसा होना चाहिए कि भारत इस युद्ध में निष्पक्ष है। ये भरोसा इस बात से भी जगता है कि अभी यूएस के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत आए, इंग्लैंड के फॉरेन सेक्रेटरी भारत आए,
इसके अलावा रूस के भी विदेश मंत्री भारत आए। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टीज के बड़े बड़े या शीर्ष नेतृत्व के कुछ लोग भारत आए हैं, यानी कि विश्व इस बात के लिए तैयार है कि भारत इस क्राइसिस में कम से कम एक निष्पक्ष स्थिति में है। दोनों ही पाले के जो मुल्क हैं वो भारत से बातचीत कर रहे हैं, भारत से संबंध उनके मधुर हैं, तो भारत यहाँ पर मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए एक बेहतर जगह पे है। लेकिन बेहतर जगह पे होना एक बात है, भारत ये भूमिका क्यों निभाए, भारत का क्या लाभ है इसमें? लाभ ये है कि भारत के समक्ष ये मौका है ये दर्शाने के लिए कि वो एक जिम्मेदार वैश्विक ताकत है, यानी कि केवल वो अपने मसलों पर या घरेलू मसलों पर या केवल दक्षिण एशिया के मसलों पर ही बात नहीं कर सकता, भारत वैश्विक मसलों पर भी एक दखल रखता है। इसके अलावा भारत के सामने एक समस्या भी है कि अगर ये रूस यूक्रेन विवाद बढ़ता जाता है तो रूस और चाइना के बीच साझेदारी लगातार मजबूत होगी। भारत नहीं चाहता कि वो साझेदारी मजबूत हो। ये भारत के भी हित में है कि ये समस्या जल्द से जल्द सुलझे। इसके अलावा भारत ये भी जानता है कि अमेरिका और उसके मित्र देश जो हैं, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, तो उन देशों के लिए भी भारत एक अलाई है, भारत एक मित्र देश के तौर पर है, और इसीलिए भारत क्वाड का पार्ट भी बना। आप जानते भी होंगे क्वाड क्या है, 4 देश इसमें शामिल हैं, खास तौर पर इंडो पैसिफिक भारतीय प्रशांत क्षेत्र पर यह फोकस्ड है। इसके अंतर्गत 4 देश कौन से हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इस प्रकार से जो भू राजनीति में बदलाव हो रहा है, वहां पर भारत उस स्थिति में भी है जहां वो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, और भारत उन स्थितियों को जानता भी है जो इस युद्ध द्वारा पैदा हो रही हैं, जो उसके लिए बुरी साबित हो सकती हैं। तो भारत इस भूमिका के लिए तैयार भी होगा। भारत को अपना इतिहास भी या भारतीयों को अपना इतिहास भी याद होगा कि सोवियत संघ के साथ जो भारत के बहुत बेहतर रिश्ते थे, वो सोवियत संघ के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे? क्योंकि सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ, चीन के उभार को बैलेंस करना चाहता था। अब कई बार लोग ध्यान नहीं रख पाते, लोग सोचते हैं कि अरे चीन भी कम्युनिस्ट था और सोवियत संघ भी कम्युनिस्ट था, तो सोवियत संघ को भारत के साथ दोस्ती की क्या जरूरत थी चीन को बैलेंस करने के लिए? असल में ये वो दौर था 1960 के दशक के अंत का और 70 के दशक की शुरुआत का, जब हेनरी किसिंगर के नेतृत्व में अमेरिका बहुत तेजी से चीन को अपने पाले में खींच रहा था। रूस की भौहें इस बात पर तन गई थी और ऐसे में सोवियत संघ ने भारत के साथ दोस्ती को बहुत गाढ़ा किया था। भारत सोवियत संघ के बीच कई पैक्ट साइन हुए। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में उस पैक्ट ने क्या भूमिका निभाई, वो एक अलग कहानी और किस्से का टॉपिक है। लेकिन अभी का लेसन क्या है कि सोवियत संघ या रूस, उनके निर्णय जो हैं ऐसे, या दुनिया के किसी भी देश के निर्णय जो हैं, वो अपने लाभों पर टिके होते हैं। तो जिस प्रकार उस समय सोवियत यूनियन के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण था, आज के रूस के लिए चीन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर भारत चाहता है कि वो चीन का महत्वपूर्ण होना रूस के लिए कम हो, ये कम से कम उसको बैलेंस किया जा सके, तो फिर भारत को इस लड़ाई को रोकने के लिए भारत जो भूमिका अदा कर सकता है वो उसको अदा करनी चाहिए, और मध्यस्थ की भूमिका अदा करना एक बेहतर विकल्प भारत के सामने मौजूद है। तो ये था आज का संपादकीय। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।